हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नट। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 2 सेंटेंसेस का। सेंटेंसेस 1 में हमने क्लासिफिकेशन को देखा था कि वाक्य जो हम डेली यूज में बोल रहे हैं उसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अगर मैंने आपको कहा कि प्लीज सिट डाउन, प्लीज बैठ जाइए, तो अंग्रेजी में इस वाक्य को हम कहते हैं कि ये है एक इंपैरेटिव वाक्य। अगर मैंने आपको देखकर अपनी भावना अचानक से प्रस्तुत करी, वो आप आए हैं अब मेरी क्लास में, ओह ये क्या हो गया, आहा इतने अच्छे मार्क्स, तो ये हमारे सडन इमोशंस को बताते हैं, हमारी भावना को बताते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी वाक्य। तो बेटा हमने वाक्यों को ऐसे डिवाइड करा है, और जब भी आप बोलें, कभी अगर आप किचन में खाना बना रही हैं, या आप ऑफिस जा रहे हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं और आप बैठे हुए हैं और अचानक से आपके मन में कोई खुशी का भाव प्रस्तुत हो या कोई मायूसी हो और आपने एकदम से बोल दिया ओह हा हा, तो ये होते हैं हमारे एक्सक्लामेटरी वाक्य। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। पहले देखेंगे इंडेक्स को। इंडेक्स में सबसे पहले आपको देखेंगे कि हम सेंटेंसेस को करेंगे, उनके एग्जाम्पल्स को करेंगे और फिर टॉपिक डिस्कशन भी करेंगे, तो डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए सबसे पहले हमने इस लेक्चर को डिवाइड किया है 4 लेक्चर्स में, तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। क्या है? सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम सेंटेंसेस की क्लासिफिकेशन 2 को देखेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए अभी तक हम सेंटेंसेस में क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम सेंटेंसेस में पढ़ चुके हैं कि सेंटेंसेस है क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंसेस है क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कि शब्दों को मिलाकर एक मीनिंग प्रस्तुत होता है, उसे हम कहते हैं सेंटेंसेस। क्या कहते हैं? सेंटेंसेस कहते हैं। क्लियर है यहां तक? ओके, अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने सेंटेंसेस की क्लासिफिकेशन 1 को देखा है। क्या देखा है? क्लासिफिकेशन 1 को देखा है। क्लासिफिकेशन 1 में, क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है अगर हम हिंदी में बोले तो भागों में बांटना, ठीक है। तो अभी तक हमने सेंटेंसेस के 4 क्लासिफिकेशन देखी थी। पहला है डेक्लरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी और इंपैरेटिव सेंटेंसेस। अब डेक्लरेटिव को ही मैंने आपको बताया था कि इसे हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इट मींस कि ये साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य है। मैं आज आपको पढ़ाने आई हूं, साधारण वाक्य। आप मुझसे पढ़ रहे हो, साधारण वाक्य। आप खाना खा रहे हो, साधारण वाक्य। मुझे तुम पसंद नहीं हो, साधारण है लेकिन नेगेटिव है। अब यही क्लासिफिकेशन आज पढ़नी है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव वाक्य को हम प्रश्नवाचक बोलते हैं। क्या आपने खाना खाया? हाँ या ना तो बोलोगे। क्या आप नीले कपड़े पहनते हैं? हाँ या ना बोलोगे। क्या आप स्कूल जाते हैं? क्या आपने रसोई घर का खाना जो बचा है खा लिया? क्या आपने अपने ऑफिस का काम कर लिया? जब आपको वाक्य में प्रश्नवाचक दिख जाए, क्वेश्चन मार्क दिख जाए, तो उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी और इंपैरेटिव के मैं आपको अभी एग्जांपल दे रही थी, बट चलिए एक बार बताती हूं। वाओ, तुम मेरी क्लास में आए हो, ओहो तुमने तो कमाल ही कर दी, आहा आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो। तो ये क्या है? यह हमारा एक सडन इमोशन है। मतलब क्या हुआ? यह हमारी अचानक से भावना प्रस्तुत हुई है, तो उन्हें हम एक्सक्लामेटरी वाक्य कहते हैं अंग्रेजी में। तो जब भी आप कहो आहा आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो, तो अंग्रेजी में इसी वाक्य को आप दिमाग में बोलेंगे कि अरे ये तो एक्सक्लामेटरी है। क्या है? ये एक्सक्लामेटरी है, और इसमें एक उल्टा आई का साइन आप आएगा ही आएगा, समझे? इंपैरेटिव, प्लीज सिट डाउन, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। तो अगर स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है,
मैं क्या कह रही हूं, अगर आप स्ट्रांगली बोल रहे हो कि प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, तो बहुत प्यार से बोलोगे तो एक्सक्लेमेटरी इंपेरेटिव में आता है या नहीं आता? मैंने कहा था चर्चा करेंगे इस पर। मैं अगर कह दूं प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, अब ये ना कहा है आपके दोस्त ने। किसने कहा? दोस्त ने। क्या कहा? प्लीज सिट डाउन। ठीक है, अब मैंने कहा प्लीज सिट डाउन, ये आपके किसी बड़े ने बोला है, ये आपकी टीचर ने बोला है, चाहे वो ओहदे में हो चाहे वो उम्र में हो। ठीक है, चाहे वो ओहदे में हो चाहे वो उम्र में हो। इम्पेरेटिव मतलब क्या होता है? जिसमें हम किसी को रिक्वेस्ट सिद्ध कर रहे हैं, विनम्रता से किसी को कह रहे हैं कि प्लीज ये कर दो, या हम कमांड दे रहे हैं प्लीज सिट डाउन। तो ये क्या है? ये भी हमारी कमांड है। अब यहां पर प्लीज सिट डाउन रिक्वेस्ट है। जब आपकी उम्र के इंसान अगर आपको बोलते हैं प्लीज सिट डाउन, तो आप यहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हो जब हमारा स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट या कमांड नहीं होती है। ठीक है, अब मैंने कह दिया, अगर मैं एज अ टीचर आपको कहूं प्लीज सिट डाउन, बहुत बातें करते हो तुम लोग, तो यहां पर जो मेरी कमांड है ना, स्ट्रॉन्ग कमांड है। मैं दोस्तों की तरह नहीं कह रही अरे यार प्लीज बैठ जा, अरे यार प्लीज बैठ जा यार, पढ़ा रही हो यार, बैठ जाना यार प्लीज, एक बारी मेरा लेक्चर सुन ले। मैं ऐसा नहीं कर रही हूं। मैं एज अ टीचर अगर आपको कह रही हूं प्लीज सिट डाउन, तो ये मेरी एक स्ट्रॉन्ग कमांड है, ये मेरा आदेश हुआ। तो जब मैंने आपको बोल दिया प्लीज सिट डाउन, तो यहां पर इंपेरेटिव वाक्य में एक्सक्लेमेटरी नहीं आएगा, यहां पर बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। स्पोकन इंग्लिश में आप जिस प्रकार से किसी चीज को बोल रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अनिवार्य है। अगर आपको आदेश देना है और आप कह रहे हो प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, तो भाई तुम यहां पर उसको एंटरटेन थोड़ी करने आए हो। अल्टीमेटली तुम्हारे को कमांड दिखानी है, तुम्हारे को अपना ओहदा दिखाना है, तो आप जोर से बोलोगे। तो जब भी आपको अंग्रेजी बोलनी है तो सबसे पहले ये देखो कि आसपास का वातावरण कैसा है, कैसे लोग हैं। आपकी उम्र के हैं, हाँ, आपकी उम्र के नहीं हैं, कोई बात नहीं। अगर आपकी उम्र के भी हैं लेकिन ओहदे में आप बड़े हो, तो आपको अपनी कमांड दिखानी है, ये नहीं वहां रिश्ता नहीं करना है। ठीक है, रिश्ता करने नहीं जा रहे हैं हम। स्ट्रांगली बोलिए। अगर आपको कमांड करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, तो ये नहीं बोलोगे प्लीज, क्या बोलोगे? रिक्वेस्ट करनी है आपको, ओके। तो कैसे बोलोगे? प्लीज, प्लीज गिव मी दिस बॉटल, प्लीज गिव मी दिस पेन इन योर हैंड विच इज, प्लीज आपके हाथ में जो पेन है ना उसे मुझे दे दो, प्लीज अपने हाथ में जो पेन है ना उसे मुझे दे दो, ऐसे बोलोगे? नहीं। अंग्रेजी को सीख क्यों रहे हो? ताकि आप उसमें मैनर्स ला पाओ कि आपको वाक्य बनाना आता है, आपको वाक्य बनाना आ गया, आपको यह भी पता है कि ये वाक्य है, ये वाक्य है, ये वाक्य है, लेकिन आपने जिस प्रकार से उस वाक्य को बोला है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको कहूं प्लीज सी माई वीडियो, आप कहोगे धमका रहे हो, पढ़ा रहे हो, होता है ना। मैंने कहा प्लीज सी माई वीडियो, आप कहोगे हमें धमकाने से नहीं चलेगा भाई, हमें वीडियो देखनी है तो प्यार दिखाओ। तो मैं आपको क्या बोलूंगी? प्लीज सी माई वीडियो, और समझ आए तो ओके है, नहीं आ रहा तो पूछ लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं अगर प्यार से बोलूंगी प्लीज सी माई वीडियो, इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। कितने प्यार से बोला। और मैं कहूं प्लीज सी माई वीडियो, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में देख लो, इट विल बी द रूड वन। ठीक है, तो इंग्लिश के जो आप कहो कि जो अक्षर हैं, जो शब्द हैं, वो बहुत ही ज्यादा कड़क हैं। कड़क चाय होती है ना, तो वैसे ही कड़क शब्द हैं। लेकिन मिठास हमने कैसे भरनी है? हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमें मिठास कैसे भरनी है? अपनी भाषा के प्रेम से अंग्रेजी को बोलना है। ओके, अब आगे देखते हैं। जैसे मैंने आपको यहां पर कुछ वाक्य बताए थे पिछली बार कि जैसे दो बंदे बात कर रहे हैं। अब कोई कह रहा है मोहन इज अ गुड बॉय, अब वो कह रही है मोहन इज नॉट अ गुड बॉय, मोहन इज नॉट अ गुड बॉय। अब विचार तो अलग अलग हो सकते हैं ना, ये बातें कर रहे हैं तो ये बातें कर रहे हैं, हम भी बातें कर रहे हैं, बिकॉज स्पोकन इंग्लिश है।
अब ये जो क्लासिफिकेशन है, हमने देख लिया कि ये भी असर्टिव है, ये भी असर्टिव है, साधारण वाक्य, इसमें और कुछ नहीं है। लेकिन अब हम वाक्य को बांटेंगे ऐसे ही कि अच्छा, इससे हमारे को अच्छी एनर्जी मिल रही है, इससे हमारे को बेकार मिल रही है, तो लेकिन अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, हम ये सीखेंगे। अब आगे देखिए, हमने सेंटेंसेस की क्लासिफिकेशन 1 लेक्चर नंबर 1 में डन करी। अब हम लेक्चर नंबर 2 में क्लासिफिकेशन 2 को करेंगे। मैं आपको कह रही हूं कि अगर आपने लेक्चर नंबर 1 को ध्यान से सुना है, लेक्चर नंबर 2 भी आपका आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, उसी का भाग है बस। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेंटेंसेस को हमने कितने प्रकार में बांटा है? हमने सेंटेंसेस को बांटा है 4 कैटेगरीज में। किस कैटेगरीज में? 4 कैटेगरीज में हमने सेंटेंसेस को बांटा है। ओके, सबसे पहले आप मेरे साथ समझिए अफर्मेटिव वाक्य को। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, क्या है मतलब पॉजिटिव। शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं पॉजिटिव को प्लस और वीई, ठीक है, पॉजिटिव। मैंने आपको कहा, सुनो मेरी बात, मैंने आपको कहा मोहन अच्छा लड़का है। अच्छा, मोहन अच्छा लड़का नहीं है। ओहो। मैंने कहा लिसन टू मी, प्लीज सी माई क्लास केयरफुली, मेरी क्लास को ध्यान से देखो। अब कोई बच्चा आपको कह रहा है इधर आ, बेकार क्लास है, मत देख। अब मैं आपको कह रही हूं प्लीज इधर आओ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, बड़ा ही मजेदार है टॉपिक। अब कोई बातें करना चाह रहे, अरे यार रहने देते हैं ना, इंग्लिश क्या हिंदी भी तो इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोलोगे? हाँ भाई हिंदी, भाई हिंदी तो सब बोलते हैं, तो हिंदी में क्या कमी है? पूरे दुनिया में हिंदी नहीं चलती है, इस वजह से अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, वरना हर भाषा अपने आप में ही भरपूर अच्छी है। लेकिन सबको थोड़ी आती है, तभी तो हमें इंग्लिश सीख रहे हैं ना हम यहाँ पर। तो जब मैंने आपको इधर आ बोला, सुन क्लास अच्छी लगी ना, साधारण। अब आपका दोस्त कह रहा है इधर आ, इधर आ, क्लास छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, कभी नहीं देखेंगे। अब यहां पर पॉजिटिव भी आया, यहां पर नेगेटिव भी आ गया, यहां पर हां का भी प्रयोग हुआ, यहां पर ना का भी प्रयोग हुआ। जब किसी वाक्य में आपको नहीं शब्द नहीं दिखता, मान लो वो अफर्मेटिव है, और जब आपको नेगेटिव दिख जाए, नहीं दिख जाए, तो भाई वो नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो उसका वाक्य भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं वो नहीं है तो नेगेटिव है। अब वो चाहे सिंपल हो चाहे प्रश्नवाचक हो, हमें क्या लेना देना। क्या आपने खाना खाया? क्या आपने खाना नहीं खाया? नहीं आया तो नेगेटिव आया, और नेगेटिव को नेगेटिव में बांट दिया। जहां नहीं नहीं पॉजिटिव है तो उसे पॉजिटिव में डाल दिया, सिंपल। अब चलो इनको हम देखते हैं कि डेली अंग्रेजी भाषा जब हम बोल रहे हैं तो उसमें कैसे यूज करेंगे, है ना भाई। ये तो इंपॉर्टेंट है ना, अगर हम ये वाक्य को जान रहे हैं ग्रामेटिकली तो हमने बोलना कैसे है, अल्टीमेटली हमारा स्पोकन में यही मोटिव है। देखो, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, ऐसे वाक्य जिनमें ना नहीं का प्रयोग होना, ना ही कोई प्रश्न पूछा गया हो। हाँ, क्या क्या क्या? देखो, ऐसे वाक्य जिनमें ना नहीं का प्रयोग हो, ना ही कोई प्रश्न पूछा गया हो, तो उन्हें हम कहते हैं अफर्मेटिव वाक्य। अच्छा, अब एग्जांपल देखो, उदाहरण, राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। हमने कोई प्रश्न पूछा, राम एक अच्छा लड़का है क्या? नहीं। अफर्मेटिव वाक्य स्पोकन इंग्लिश में आपको सिंपल साधारण मिलेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। जब भी आपको नहीं नहीं दिख रहा है ना, तो बस ये मान के चलिए कि ये अफर्मेटिव है। राम एक अच्छा लड़का है। अच्छा जी, अच्छा ठीक है जी। अरे तुमको पता है राम एक अच्छा लड़का है? अरे अच्छा अच्छा, मेरे को तो पता ही नहीं था। अरे सुनो जरा, अरे सुनो जरा, यार मेरे को पेंसिल दे दो। अरे सुनो जरा, मुझे पेंसिल दे दो। कुछ भी गलत थोड़ी बोला इसमें ना, इसमें हमने प्रश्न पूछा, यहां पे हमने अपना साधारण वाक्य बोल दिया।
अफर्मेटिव इंटीरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूं। यहां पर मैंने क्यों लिखा है, और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया हो, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में आपको उतने डेप्थ में जाना नहीं है। अगर आपको ग्रामर जरा सी आती है तो अफर्मेटिव इंटीरोगेटिव भी होते हैं। छोड़ो अभी, सुनो अब ध्यान से सुनो। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग हो, ना कोई प्रश्न पूछा गया हो। आपने कभी इंटीरोगेटिव सेंटेंसेस देखे हैं? हाँ देखे होंगे। क्या राम खाना खा रहा है? क्या राम खाना नहीं खा रहा है? इसे हम नेगेटिव बोल देते हैं, हम ना वाले को नेगेटिव इंटीरोगेटिव वाक्य बोल देते हैं, लेकिन कभी जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता उसे अफर्मेटिव इंटीरोगेटिव नहीं बोलते हैं। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव छोड़िए, पहले ये देखिए अफर्मेटिव वाक्य क्या है। मतलब पॉजिटिव वाक्य जो साधारण वाक्य है, जो साधारण वाक्य है, इसमें प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हम नहीं पूछते हैं, हम नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि अगर जहां पर नहीं नहीं आया है वो इंटीरोगेटिव है तो इंटीरोगेटिव है, उसे हम अफर्मेटिव नहीं बोल सकते। ठीक है। अब ऐसे वाक्य जिनमें ना ही का प्रयोग हो, ना कोई प्रश्न पूछा गया हो, तो इस पे आपको स्टार मार्क करना है कि अफर्मेटिव। जब आपने टेंसेस पढ़े होंगे, टेंसेस पढ़े थे, हाँ, तो उसमें हमने देखा कि एक होता है अफर्मेटिव वाक्य, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंटीरोगेटिव और एक होता है डबल इंटीरोगेटिव। तो आपकी टीचर ने पढ़ाया होगा टेंसेस का टॉपिक, राइट। तो ये अफर्मेटिव इंटीरोगेटिव में भी नहीं वाले को हम अफर्मेटिव इंटीरोगेटिव नहीं बोलते हैं ना, तो दैट इज वाई हम नहीं बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, राम एक अच्छा लड़का है। अरे आपको पता है राम एक अच्छा लड़का है। राम ने कोई भी यहां पर क्रिया नहीं करी है, हमारी भावना है। राम आगरा जाता है, अच्छा हमने खुद बोल दिया राम आगरा जाता है। ठीक है। मैं पानी पीती हूं, सब पीते हैं, लेकिन मैं पानी पीती हूं साधारण वाक्य हो गया। मैं राजमा खाती हूं साधारण वाक्य हो गया। उसे राजमा पसंद नहीं है, नेगेटिव हो गया, नहीं का प्रयोग हो गया। तो यहां पर ना नहीं का प्रयोग किया गया, नहीं। यहां पर प्रश्न पूछा गया, नहीं। ये साधारण वाक्य हो गया। तो अफर्मेटिव वाक्य हमेशा साधारण वाक्य होता है। आगे देखो, नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब कि नकारात्मक। नकारात्मक मतलब जहां पर नहीं का प्रयोग हो पर कोई प्रश्न ना पूछा गया हो। आपने हमेशा देखा है ना बेटा, नेगेटिव इंटीरोगेटिव अलग होते हैं, लेकिन एक साधारण वाक्य के अनुसार हम यहां पर बोलेंगे कि नेगेटिव नकारात्मक हो जिसमें नहीं का प्रयोग होता है लेकिन प्रश्न नहीं पूछा जाता। समझे? हम कहते हैं हमेशा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटीरोगेटिव, डबल इंटीरोगेटिव, ये हमने चर्चा करी है टेंसेस में। तो नेगेटिव वाक्य क्या है? जिसमें प्रश्न नहीं पूछा गया, चाहे वो किसी भी काल में हो। हाँ, इंटीरोगेटिव नेगेटिव होते हैं लेकिन वो नेगेटिव इंटीरोगेटिव होते हैं, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव अलग वाक्य होते हैं। मतलब ये दो साधारण सब प्रकार के वाक्य होते हैं। साधारण प्रकार के वाक्य में हम कहेंगे कि ये चाहे प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट में हो, ये फ्यूचर, हमें क्या लेना देना। जब वाक्य देखेंगे, जब हम बोलेंगे तो ता है, ती है, रा है, सबका प्रयोग करेंगे टेंसेस के अनुसार। अब देखो, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन इज अ नॉट अ गुड बॉय। मोहन इज अ गुड बॉय। अब मैं आपको अगर पूछूं कि हमने ये अभी पढ़ा था, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? मोहन इज अ गुड बॉय, एक साधारण वाक्य। तो इस वाक्य को हम क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव। और मोहन इज नॉट अ गुड बॉय, यहां पर नॉट मतलब नहीं का प्रयोग किया गया, तो इसे हम बोलेंगे नेगेटिव। समझे बेटा? ओके। अब यहां तक हमने क्लियर कर लिया है। अब हमने यहां पर भी क्लियर कर लिया। अब हम आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब अगली क्लासिफिकेशन है इंटीरोगेटिव और नेगेटिव इंटीरोगेटिव। तो समझो कि यहां पर हमने डिवाइड कैसे करा है। इंटीरोगेटिव मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। इसमें जिनमें नहीं का प्रयोग ना हो पर प्रश्न पूछा गया हो। नहीं का प्रयोग ना हो लेकिन प्रश्न पूछा गया हो। क्या तुमने खाना खाया? हाँ।
क्या तुमने खाना खाया, हाँ, क्यों तुमने कोल्ड ड्रिंक पी, हाँ या नहीं, तो इसका उत्तर दोगे। तो यहां पर क्यों तुमने कोल्ड ड्रिंक पी, क्या तुमने खाना खाया, यहां पर नहीं का यूज हुआ ना, तो ये कौन सा है, ये इंटेरोगेटिव हो गए, जिसमें हमने यहां देखा कि यहां पर नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन हाँ प्रश्न पूछा गया है, तो इसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, इज राम अ गुड बॉय, क्या राम अच्छा लड़का है। आपको पता है कि जब भी हम प्रश्नवाचक करते हैं तो हमेशा हमारी फॉर्मेशन होती है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर डबल इंटीरोगेटिव हो तो WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको टेंसेस में बताया होगा कि वाक्य किस प्रकार से बनता है। आगे चलते हैं, नेगेटिव इंटीरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटीरोगेटिव मतलब नकारात्मक प्रश्नवाचक जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग भी हो और प्रश्न भी पूछा जाए, जैसे कि इज राम नॉट अ गुड बॉय, क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है, यहां नहीं का प्रयोग कर लिया तो ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया। क्लियर? ओके, अब आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि नहीं वाला। तो नेगेटिव मतलब नो और अफर्मेटिव मतलब हाँ, इसमें ना का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब आगे देखें, यहां तक हमारे को क्लियर होने के बाद हम आगे चलते हैं। देखो, इनमें मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल्स ले आई तो अब थोड़े से अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आई एम अ डॉक्टर, इनकी प्रैक्टिस करेंगे हम। अभी क्या करने वाले हैं, इनकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर। साधारण वाक्य, नहीं का प्रयोग किया नहीं। अब आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं टीचर हूं। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं टीचर नहीं हूं, यहां पर नॉट का प्रयोग कर लिया तो नहीं आ गया ना, और ये नेगेटिव आ गया। एम आई अ डॉक्टर, अब प्रश्न, क्या मैं डॉक्टर हूं, अपने आप से पूछो, क्या मैं डॉक्टर हूं। भाई कोई बोलेगा तो खुद से ही पूछ रही है, एम आई डॉक्टर, बताओ जरा, ठीक है। एम आई अ डॉक्टर, ये आ गया, ये हो गया प्रश्नवाचक। बेटा यहां पर आप जहां पर भी बैठे हैं प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। तो हमने वाक्य को बांटा है 3 प्रकार से। चौथे प्रकार वो इंटीरोगेटिव में ही आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब माइनस नहीं वाला, ठीक है। इंटीरोगेटिव में हाँ या ना वाला। जब नहीं का प्रयोग कर दिया जाए वाक्य में तो वो नेगेटिव इंटीरोगेटिव हो जाता है, नथिंग एल्स। अब इन दोनों में आप प्रश्न नहीं पूछोगे। अगर आपने अफर्मेटिव में ही प्रश्न पूछ लिया तो वो इंटीरोगेटिव हो गया, अगर आपने नेगेटिव में ही प्रश्न पूछ लिया तो वो नेगेटिव इंटीरोगेटिव हो गया। बस यहां पर क्या चेंज करना है आपको कि ये साधारण वाक्य है, बस। अब इनमें कोई अन्य प्रकार का भी वाक्य आ सकता है, लेकिन प्रश्नवाचक नहीं। ओके, यू आर एन इंजीनियर, यू आर एन इंजीनियर, ई की साउंड आ रही है, वोवल साउंड है, तो हमने यहां पर एन का प्रयोग कर लिया, ए की साउंड है। यू आर एन इंजीनियर, यू आर एन इंजीनियर, आय हाय, इसमें तो नहीं का प्रयोग नहीं है, तो अफर्मेटिव हो गया। बेटा साधारण है, क्या है साधारण वाक्य, ही इज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। नहीं है, नेगेटिव आया, ना आते ही बोलो ये तो नेगेटिव है, वह घर पे नहीं है, कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। इज ही नॉट एट होम, क्या वह घर पर नहीं है। इज ही नॉट एट होम, क्या वह घर पर नहीं है। अच्छा, अब अगला सेंटेंस को देखते हैं। शी इज माई सिस्टर, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर।
ओहो, तुम्हारी बहन है? हाँ जी हाँ जी, शी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। जब भी आपको कोई बोले कौन है, अरे ये मेरी बहन है, अंग्रेजी स्ट्राइक करेगी माइंड में, ये मेरी बहन, अरे शी इज माई सिस्टर, शी इज माई सिस्टर। ओहो, प्रश्न किसी ने बोला बता रहे हो या प्रश्न पूछ रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं ये कौन सा सेंटेंस है, ये तो डिक्लेरेटिव वाक्य है, जब हम बताते हैं सीधा किसी चीज को। शी इज माई सिस्टर। ओके, शी इज नॉट एट माई होम, शी इज नॉट माई होम। अगर मैं बोलूं, यहां पर ऊपर वाला बोल दिया, शी इज नॉट माई सिस्टर, ठीक है, शी इज नॉट माई सिस्टर। अरे ये तुम्हारी बहन है, अरे नहीं नहीं ये मेरी बहन नहीं है, हाँ बहन जैसी है, ठीक है, तो ये क्या है, शी इज नॉट माई सिस्टर, ये मेरी बहन नहीं है। नेगेटिव वाक्य है क्योंकि नहीं का प्रयोग कर रखा है, लेकिन बिल्कुल आप यहां पर प्रश्न नहीं पूछे, अच्छा तू मेरी बहन नहीं है, ये नहीं, अब बता रहे हो, ये साधारण वाक्य है। अगर आपकी बहन यहां पर है, आप बता रहे हो, क्या बता रहे हो, शी इज नॉट माई सिस्टर, ये मेरी बहन तो नहीं है, बहुत प्यार से। इज शी माई सिस्टर, अगर प्रश्नवाचक हो गया तो यहां पर क्या होगा, क्या ये मेरी बहन है? इज शी माई सिस्टर, हाँ मम्मी क्या ये मेरी बहन है? इज शी माई सिस्टर, क्या ये मेरी बहन है? इज शी माई सिस्टर, क्लियर? ओके, इट इज अ डॉग, इट इज अ डॉग, यह एक कुत्ता है, इट इज अ डॉग, यह एक कुत्ता है। तो ये साधारण वाक्य हो गया। अब मैंने कहा इट इज नॉट अ डॉग, ये कुत्ता नहीं है, इट इज नॉट अ डॉग, इंसान ही है जो बैठा है ना सामने, इंसान ही है। तो इट इज अ डॉग, यह एक कुत्ता है, इट इज नॉट अ डॉग, यह एक कुत्ता नहीं है। अब मैं प्रश्न पूछूं आपसे, इज इट अ डॉग, क्या ये कुत्ता है? इज इट अ डॉग, क्या ये कुत्ता है? समझ में आ गया? ओके, अब वी आर फ्रेंड्स, आप और मैं दोनों मिलकर हम सब क्या है, दोस्त हैं। तो मैंने कहा वी आर फ्रेंड्स, हम दोनों, हम सब दोस्त हैं। वी मतलब हम, आर फ्रेंड्स मतलब दोस्त, तो हम सब दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, वी आर नॉट फ्रेंड्स। अब किसी ने देखकर कहा, या आप में से कोई उठा, आपने कहा कि हम दोस्त नहीं है, ना ना ना, नो मैम, हम दोस्त नहीं है, हम सब जानते ही नहीं है, तो हम दोस्त नहीं है, वी आर नॉट फ्रेंड्स, हम दोस्त नहीं हैं। तो ये साधारण हुआ, इसमें प्रश्न कहां से पूछा ये बताओ, प्रश्न तो पूछा ही नहीं। तो यहां पर क्या हुआ कि वी आर नॉट फ्रेंड्स, हम दोस्त नहीं हैं। अब यहां पर प्रश्न पूछूं, आर वी फ्रेंड्स? अब मैंने कहा, मैंने तो बोल दिया दैट वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। अब आप में से कोई खड़ा होकर कह रहा है वी आर नॉट फ्रेंड्स। अब मुझे रोना आ रहा है, क्या आ रहा है, रोना आ रहा है, और मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूं, मुझे रोना आ रहा है और मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूं, और मैं अंग्रेजी में पूछूं क्या आर वी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त हैं, क्या हम दोस्त हैं, बता दो क्या हम दोस्त हैं। क्लियर हुआ? ओके, दे आर फार्मर्स, मैंने कहा वो किसान है, दे आर फार्मर्स, वो किसान हैं, वह जो लोग हैं वह किसान हैं। अच्छा, आपने कहा दे आर नॉट फार्मर्स, वो किसान नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैंने सीधा बोला, मैंने उनसे भी नहीं पूछा ना बेटा, मैंने सीधा डायरेक्ट बोला कि दे आर फार्मर्स, साधारण वाक्य, अपना विचार प्रकट किया आराम से कि दे आर फार्मर्स, कि वह किसान है। आपने कहा दे आर नॉट फार्मर्स, वो किसान नहीं है। मैं कहा अच्छा, अब मैं किसी तीसरे व्यक्ति से पूछ रही हूँ, आर दे फार्मर्स, क्या ये जो लोग हैं ये किसान हैं? आर दे फार्मर्स? तो यहां से आपको समझ में आ गया कि जब भी हम कुछ बोलेंगे, कोई भी वाक्य हमने बोल दिया अंग्रेजी में, अरे भाई अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, डबल इंटेरोगेटिव है, ये बात की बात है, समझिए? ओके, अब आगे हम थोड़ा सा इसको समराइज कर देते हैं कि अभी तक का क्या पढ़ा, अभी और भी पढ़ा है आगे। देखो यहां पर समझिए, यहां पर एक चीज को समझिए। देखिए, हमने अभी तक 4 वाक्य को देखा, ठीक है, क्या देखा, 4 वाक्य को देखा। पहले हमने देखा कि एक वाक्य होता है अफर्मेटिव,
अफर्मेटिव को मैंने बताया कि भाई आप ऐसे लिख लो पॉजिटिव, मतलब कि साधारण। फिर हमने देखा नेगेटिव, फिर हमने कहा नेगेटिव, फिर हमने बोला इंटेरोगेटिव, और फिर हमने बोला नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ओके, अफर्मेटिव मतलब कि सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इंग्लिश में भी लिख लो साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब कि डेक्लरेटिव, असर्टिव वाक्य, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। ओके, आगे नेगेटिव वाक्य, ये भी एक साधारण वाक्य है और इसमें नहीं का प्रयोग होता है, ठीक है। ओके, इंटेरोगेटिव ये होता है क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चन सेंटेंस होता है जिसमें एट द एंड प्रश्नवाचक होता है, ठीक है। एट द एंड प्रश्न चिन्ह आपको मिलेगा और इसमें हम नहीं का प्रयोग नहीं होता है। अब नेगेटिव, इसमें क्या है, ये भी एक क्वेश्चन सेंटेंस है। क्या है, क्वेश्चन सेंटेंस है और इसके एंड में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें आपको नहीं शब्द भी दिखेगा। तो ये हो गया हमारे 4 प्रकार के वाक्य। अगर आपने टेंसेस को पढ़ा है, तो टेंसेस जब आपने पढ़े होंगे तो आपकी टीचर ने आपको बताया होगा कि चाहे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में भी, अगर आप सिंपल टेंस भी देखते हो तो हर वाक्य में, जैसे अगर आपने सिंपल इनडेफिनेट टेंस भी देखा कि जो कार्य निश्चित नहीं है, उसमें भी आपने 4 प्रकार के वाक्यों को देखा होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो ये 4 प्रकार के वाक्य आपने देखे होंगे। डबल इंटेरोगेटिव ये इंटेरोगेटिव का ही पार्ट है जिसमें नहीं का प्रयोग होता है और कई बार नहीं होता है। तो ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव होते ही होते हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला भाग क्लासिफिकेशन जो 2 है वो खत्म हो जाता है आज के लेक्चर का। क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्लियर? अब आगे हम और चीजों को देखते हैं। आपने कभी सुना होगा कि वाक्य के 2 भाग होते हैं। वाक्य के 2 भाग होते हैं। अब हम उन वाक्य के 2 भागों के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या बात करेंगे? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ओके, अब आपको ये तो पता है कि हमें सब समझ में आ गया, लेकिन यहां पर क्या है, समझ में आ गया ये क्या है। तो जब भी हम कोई भाषा को पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो हमें उन वाक्यों को अच्छी तरह पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कर्ता और एक होता है प्रेडिकेट, जिसमें कर्म और कारक दोनों आते हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है, यह जो कार्य कर रहा है। प्रेडिकेट का मतलब क्या बात हो रही है और वो क्या कार्य कर रहा है, उसका क्या परिणाम आता है। ओके, अब देखिए, डूअर ऑफ वर्ब मतलब कि कर्म का करता है ये, और ये प्रेडिकेट इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब मतलब कर्म। मैं समझाती हूं, नहीं समझ में आया मैं समझा रही हूं। देखो, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? इज द वन whom which we talk about or the one who perform an action। इसका मतलब है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या वह क्या कार्य कर रहा है, जो इंसान जो कार्य कर रहा है उसको आप बात करते हैं। और प्रेडिकेट का मतलब होता है इज द वन विच टेल अस अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट डज, कि कर्ता क्या कर रहा है या जिसके बारे में क्या बात हो रही है। समझे इस बात को? ठीक है। तो यहां पर हमने वाक्यों के भाग करे हैं, वाक्य के प्रकार नहीं।
अब इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक बारी फिर डेफिनेशन को पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता। कर्ता मतलब जो कार्य कर रहा है, जो कार्य कर रहा है। मैंने कहा राम खाना खा रहा है, तुम सो रही थी, तुम सो रही थी, मैं पानी पी रही थी। बात किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में। क्या बात हो रही है कि मैं पानी पी रही थी, तो मैं पानी भी पी रही थी, पीना कर्म हो गया, और मैं पानी पी रही थी, तो ये हमने काम किया है। क्या बात हुई है मेरे बारे में कि मैं पानी पी रही थी। किसके बारे में बात हुई, मेरे बारे में। क्या बात हुई, पानी पी रही थी। जो बात हुई वो प्रेडिकेट है, ठीक है। तो अब हमने ये देखा, ये कर्ता कार्य कर रहा है, और क्या कर रहा है, इसका उत्तर आपको इसमें लिखना है। या हम ये बोले जिसके बारे में बात हो रही हो, और जो बात हो रही हो, तो ये चीजें हम करते हैं। जिसके बारे में बात हो रही हो या जो बात हो रही हो, तो जिसके बारे में बात हो रही हो वो कर्ता है, और जो बात हो रही हो वो उसका प्रेडिकेट है। मतलब कि जो बात क्या हो रही होगी, राम खाना खा रहा है, खा रहा है, कार्य कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, वो आपको प्रेडिकेट में लिखना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस टाइम करते हैं, ठीक है। हम कुछ वाक्य आपके आगे प्रस्तुत करते हैं, उसमें से आपको वाक्यों को देखना है। आयांश इज स्लीपिंग, आयांश इज स्लीपिंग, किसके बारे में बात हो रही है, अपने दिमाग में स्ट्राइक करो। ये भाग रही है ना पीछे, आप भी अपने दिमाग को घुराओ। किसके बारे में बात हो रही है, आयांश के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर आयांश क्या है, कर्ता, और कर्ता को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है कि वह सो रहा है, वह सो रहा है। तो इज स्लीपिंग, ये क्या हो गया, पूरा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। इसमें कर्म क्या है बताइए ना, स्लीपिंग, ये क्या है, क्रिया चल रही है, हाँ ये क्रिया ही है ना, तो ये कर्म हो गया। क्यों, कर्म के साथ परिणाम भी होता है। आगे, आयांश इज 8 months ओल्ड, किसके बारे में बात हो रही है, आयांश के बारे में। क्या बात हो रही है कि वो 8 महीने का है। तो जिसके बारे में बात हुई वो कर्ता हो गया, मतलब वो सब्जेक्ट हो गया, और क्या बात हुई, इज 8 months ओल्ड। यहां से आपको बस ये करना है कि ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट का मतलब क्या है, प्रेडिकेट का मतलब होता है जो बात हो रही है। आप सिंपली समझिए स्पोकन इंग्लिश में। मैंने कहा आयांश वॉज 8 months ओल्ड, आयांश 8 महीने का था, टेंस बदला है। आप इसमें कहते हो तो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, और वॉज मतलब पास्ट, ठीक है। तो मैंने कहा आयांश 8 महीने का था, ठीक है। किसके बारे में बात हुई, आयांश के बारे में बात हुई। तो आयांश क्या हुआ, कर्ता हुआ इसका, तो मतलब सब्जेक्ट। क्या बात हुई है कि वो 8 महीने का था, जो बात हो रही तो वो प्रेडिकेट में चली गई। तो इसी के साथ हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी हो गया वाक्य में। आगे, आयांश विल बी 8 months ओल्ड, आयांश 8 साल का होगा। फ्यूचर की बात हो गई ना, ये विल आया तो ये फ्यूचर आ रहा है, तो आयांश 8 साल का होगा। तो वाक्य में कर्ता कौन है, आयांश, और विल बी 8 months ओल्ड, तो ये क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, समझे। तो इसी के साथ आपको क्लियर हो गया, ओके। अब आगे देख लेते हैं, क्या देखेंगे, अब हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारा वर्ब का आएगा, लेकिन उससे पहले हमने जो पढ़ा है इन चीजों में एक बार इसको फाइनलाइज करें। देखो,
हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सेंटेंस है, सेंटेंस में मैंने आपको कहा कि इसके हम भाग पढ़ रहे हैं। भाग में मैंने आपको 2 प्रकार के भाग बताए। मैं हिंदी में इसीलिए लिख रही हूं कि अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप हिंदी वाली चीज को याद रखिए ताकि आप अंग्रेजी में अच्छी तरह बोल पाए। अब हमने कहा कि वाक्य में कर्ता होता है, वाक्य का कर्म होता है। मतलब कर्ता मतलब सब्जेक्ट और कर्म मतलब ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, तो आप यहां पर बेटर लिख लीजिए ऑब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, तो लिखियो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपने जब टेंसेस पढ़ा, सेंटेंस को पढ़ा, हाँ कोई भी वाक्य लो, आपने कहा कि ये सब्जेक्ट है, आपने कहा कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, तो हम इसको पहले वर्ब की कैटेगरी में ही डालेंगे। ठीक है, देखिए टेंसेस अगर आपने पढ़ा है तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, तो देखो अगर आपने सब्जेक्ट किया, सब्जेक्ट के साथ आपने वर्ब लगा दी और वर्ब के साथ आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया। हाँ ठीक है, ये वाक्य की फॉर्म आप समझ चुके हो कि हमने बोलना कैसे है, पहले कर्ता फिर कर्म हमने डालना है, फिर उसका कारक डालना है। सब्जेक्ट क्या है? कर्ता। यहां तक तो सब्जेक्ट आपने निकाल ही लिया ना। बाकी जितनी भी चीज है उसे हम वाक्य में कह देते हैं कि भाई ये प्रेडिकेट है। तो हमने वाक्य के 2 भाग समझे कि वाक्य के कितने भाग होते हैं। वाक्य कोई भी हो उसके 2 भाग होंगे, एक होगा सब्जेक्ट और एक होगा प्रेडिकेट। मतलब कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो वर्ब ऑब्जेक्ट को मिलाकर प्रेडिकेट बनता है, हमेशा याद रखिएगा। कर्ता को निकालिए, जितना बचा वाक्य में वो प्रेडिकेट है। अगर मैं कहूं राम इज ईटिंग, किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। तो कर्ता से हमें एक चीज तो पता चल गई ना, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, और क्या बात हो रही है कि वह खा रहा है, खा रहा है। क्या बात हुई? ये खा रहा है, तो राम तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। और क्या बात हो रही है कि वह खा रहा है, तो ये क्या हो गया? ये प्रेडिकेट हो गया। मतलब कि जो बात हो रही है। समझे? तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। तो इसी के साथ हमने वाक्यों के भागों को भी देख लिया। अब वर्ब्स क्या है? आपने कहा कि वर्ब क्या है। जब हमने वर्ब्स को देखा, ठीक है, वर्ब को देखा, तो हमने यहां पर देखा कि जो वर्ब है ना, उसका यूज हमने करा कि शूट, रिप्लेस, सेव, राइट, प्रूव, ठीक है, टारगेट, ले, लिस्ट, मिसप्लेस। तो ये सारे के सारे वर्ब्स के फॉर्म हो गए। क्या हो गए? ये वर्ब हो गए। ठीक है, अब आगे हम और देखते हैं। वर्ब को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्ब है क्या। ठीक है, वर्ब को भी तो जानना जरूरी है ना। वर्ब मतलब क्रिया। वर्ब मतलब क्रिया। वर्ब क्या है? वर्ब है क्रिया। अब क्रिया मतलब कि देख लीजिए, जैसे कि डूइंग वर्ब्स। डूइंग वर्ब्स मतलब कि अफर्मेटिव में काम आते हैं और पास्ट टेंस के भी हैं ये। ठीक है, तो यहां पर देखिए डूइंग वर्ब्स मतलब कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं, तो हम उसमें यूज करते हैं डू, डज, डिड, डन। कार्य कर रहे हैं, डूइंग वर्ब, तो हम क्या बोलते हैं? डू, डज, डिड, डन। राम डज नॉट ईट हिज फूड। राम डज नॉट ईट हिज फूड। राम ने अपना खाना नहीं खाया। ठीक है, डू, डज, डिड, डन, ये होते हैं हमारे डूइंग वर्ब्स, मतलब कि जब क्रिया के कार्य में होते हैं। अब हमने एक्शन वर्ब देखे। ड्रॉ, ड्रॉ, राइट, अच्छा मैं लिखने लग गई। ड्रॉ, अच्छा, राइट, जंप, हॉप, हॉप मतलब कि एक पैर से कूद मारना। ठीक है, रीड, आप पढ़ रहे हो तो ये एक्शन कर रहे हो। ओके, डाइव मतलब कि छलांग मारना। स्विम, तैरना। तो ये डूइंग वर्ब्स का क्या होता है? डूइंग वर्ब मतलब कि एक तरह का हम ये कहें हेल्पिंग वर्ब्स है, सहायक क्रिया ही तो है, डू, डज, डिड, डन।
और ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक्शन वर्ब हैं। जब आपने टेंसेस पढ़ा है उसमें आपने डिटेल में पढ़ा है, मैं आपको ब्रॉड कैटेगरी में बता रही हूं वर्ब के बारे में। ड्रॉ, होप, जंप, रीड, राइट, डांस, डाइव, स्विम। अब स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब यहां पर कंटिन्यूअस के बारे में बता रखा है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कि आप कुछ वाक्य को किसी परिस्थिति के अनुसार कर रहे हो, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, हियर द 8 स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, बीइंग वर्ब। इसके साथ ही तो बीइंग का प्रयोग होता है ना, अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं। और हैविंग वर्ब्स टू हैव, हैड, यहां पर अब हैज, हैव का आपने करा था, ठीक है। आई हैव पेंसिल, मेरे पास है। अब मैंने यहां पर डूइंग वर्ब में कहा आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। तो ये मेरी स्थिति को बता रहा है कि मेरे मानसिक स्थिति से क्या कर रही हूं, आई एम, आई के साथ एम लगा, डूइंग, डू और ING लगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो मैं कार्य कर रही हूं, डूइंग में आ गया, करना, डू करना। और वर्क क्या, मैं काम कर रही हूं। आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग द आर्टिकल। आई मैं हो गई, मेरी स्थिति एम हो गई, और राइटिंग मतलब कि मेरा एक्शन है, मैं कार्य कर रही हूं ना, एक्शन किया है मैंने। आई एम थिंकिंग, तो ये मेरा एक्शन नहीं है, ये स्टेट ऑफ माइंड है। तो ये वर्ब्स की कैटेगरी में हमने डाला जब भी हम कोई वाक्य को बोलते हैं तो, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। तो वर्ब्स आर ऑफ 2 टाइप्स। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। अब मेन वर्ब मतलब डूइंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, डू, डिड, डज, डिड। डूइंग वर्ब राइट, राइट, जंपिंग, राइट, जंप, एक्शन, मतलब कि डूइंग वर्ड्स होते हैं। डूइंग वर्ड्स लिख रखा है, यहां वर्ब नहीं लिख रखा। डूइंग वर्ड्स का मतलब क्या है, जहां पर कोई एक्शन लिया जा रहा हो, जहां पर कोई स्टेट ऑफ माइंड हो। वर्ब एक्शन और स्टेट ऑफ माइंड मतलब कि कोई कार्य आप कर रहे हो, डूइंग, कोई कार्य कर रहे हो, तो इसमें सहायक क्रिया आप लगा देते हो डज, डिड, ठीक है। अब यहां पर अगर कोई कार्य कर रहे हो, लिख रहे हो, जंप कर रहे हो, कोई एक्शन कर रहे हो, तो वो मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो सहायक है बस। डूइंग वर्ब के आगे डू, डज, डिड, डन ये सब आ जाता है, समझे। अब यहां तक हमने क्लियर कर लिया। अब वर्ब्स को हमने देख लिया, तो थोड़ा सा अब हम क्या करते हैं, इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो वर्ब्स को मैंने आपको एक कैटेगरी बता दी कि भाई एक होती है बेटा हेल्पिंग और एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है। हेल्पिंग वर्ब मतलब मुख्य क्रिया नहीं, सहायक क्रिया। और मेन वर्ब क्या होता है, मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया में आप या तो सोच रहे हो या आप कोई एक्शन कर रहे हो, मतलब कोई कार्य कर रहे हो, जंप कर रहे हो, लिख रहे हो, तो ये सारी की सारी मुख्य क्रिया में आ जाती है। क्लियर। अब हमने यहां तक लेक्चर को पढ़ लिया कि जिसमें हमने टेंसेस के बारे में भी कर लिया कि भाई अच्छा ये चीजें होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप बेस फॉर्म देख लीजिए, पास्ट सिंपल देख लीजिए, पार्टिसिपल देख लीजिए, बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और पार्टिसिपल, ये आपको टेंसेस में ज्यादा यूज होते हैं, बट मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। चूज, चूज, चूजन, डू, डिड, डन, ठीक है। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, मतलब कि क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में बोल रखा है। ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन, ईट, एट, ईटन, फॉल, फेल, फॉलन, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, forbid, forbid, forbidden, freeze, froze, frozen, give, gave, give, go, went, gone, grow, grew, grown, hide, hid, hidden, know, knew, known। मतलब यहाँ पर बेटा आपको अगर मैं ग्रामेटिकली बताऊं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म्स को बता रखा है जो जनरली आप यूज करते हो। फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करते हो, नॉर्मल सेंटेंसेस में, ठीक है। तो हाइड, हिड, हिडन, नो, न्यू, नॉन, ride, rode, ridden, ring, rang, rung, rise, rose, risen,
see saw seen, shake shook shaken, sing sang sung, speak spoke spoken, spring sprang sprung, steal stole stolen, swear swore sworn, swim swam swim, take took taken, tear tore torn, throw threw thrown, wake woke woken। अब जिस प्रकार से आप जिस काल में वाक्य बोल रहे हो उस काल में आप इस प्रकार से क्रिया का फॉर्म लगाते हो। टेंसेस में आपने बेस से पढ़ा है, यहां पर हमने थोड़ा सा डिटेल में कर लिया। ठीक है, अब हमने जैसे कि चलो फिनिश करते हैं वर्ब मास्टर। ठीक है, अब अगर आप देखो फिनिश, ही टेक्स द केक, द बॉय स्नोमैन, चाइल्ड फ्यू दे। अब यहां पर देखिए शी टीवी, शी इज वॉचिंग टीवी। अब यहां पर आप क्या लगा सकते हो, शी इज वॉचिंग टीवी। ही इज वाटरिंग प्लांट्स, या यहां पर ये कह सकते हैं कि शी इज ड्रिंकिंग लेमोनेड। ओके, दे आर राइटिंग अ लेटर। अब आई एम गोइंग टू स्कूल। अब जैसे आप यहां पर स्टार्ट करें और फिनिश करें, ठीक है, तो एक तरह का ये भी आपका होमवर्क हो गया। जब आपको लेक्चर स्लाइड मिलेंगी तो आप इसमें वर्ब की फॉर्म्स लगा कर देखिएगा कि यहां पर कौन सी वर्ब की फॉर्म कैसे लगानी है। क्लियर? अब यहां पर आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको यहां पर ये स्लाइड दे रखी है, होमवर्क के साथ साथ क्वेश्चंस में आप यहां पर इन चीजों को फिट करिए, तो ये भी आपके दिमाग को स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये एक्टिविटी है। ठीक है, क्या है ये एक्टिविटी है, आपको ये वाली भी आपको सॉल्व करनी है और ये वाली भी आपको एक्टिविटी को सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहां तक आपको क्लियर हो गया है, तो चलिए यहां तक हम समझेंगे एक बारी ऑब्जेक्ट के बारे में। अब ऑब्जेक्ट क्या है, इज द वन विच गेट अफेक्टेड बाय द एक्शन और अ स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। बेटा ये इसे हम हिंदी में बोल देते हैं कारक। क्या कहते हैं, कारक। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वन विच गेट अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। अब अगर आप कहो कि ये सब्जेक्ट है, कर्ता है, कर्ता कोई कर्म कर रहा है तो उसका परिणाम भी तो अलग होगा ना। हाँ, तो जो ऑब्जेक्ट है मतलब कि जो कारक है वो चेंज होगा या नहीं होगा, ऑफ कोर्स ही बात है होगा। ठीक है, अगर कर्ता कोई काम करेगा तो उसका प्रभाव उसके परिणाम पे पड़ेगा। हाँ, तो सेम एज इन द केस सब्जेक्ट कर्म कारक, मतलब कि ऑब्जेक्ट अफेक्ट हो जाता है अगर कोई एक्शन करा है, कोई सब्जेक्ट किया है। ठीक है, द डॉग एट द बोन, तो ये जो द बोन है ना वो ऑब्जेक्ट है। क्या है, डॉग ने खा ली, क्या, बोन खा ली। अच्छा, द डॉग एट द बोन, अब सेकेंड फॉर्म लगाया है, परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो द डॉग एट द बोन, तो ये जो परिणाम क्या है, खाना खाया किससे है उसने, बोन को ना। तो यहां पर इसका परिणाम क्या हुआ, खा लिया। क्या खा लिया, बोन को खा लिया। ओके, अब जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है आपका, ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट है, इसका क्या मतलब है। डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम कहते हैं कि वह है नॉन लिविंग है, जैसे कि आपने अभी देखा द बोन। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जिसमें आप लिविंग बीइंग कहते हो, मतलब कि जीवित। ये जीवित नहीं है और ये जीवित है। ठीक है, जैसे कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं। अब यू क्या है, आप जीवित ही तो होंगे ना। मैंने आपको कहा कि आई लाइक यू, मुझे तुम बहुत पसंद हो, तो यू क्या आ गया बेटा, यू यहां पर जीवित है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो वाक्य को हमने दो भागों में बांटा, वाक्य को हमने
दो भागों में बांटा कि एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हमने देखा कि भाई वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ पर देखा कि अच्छा भाई ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो इनडायरेक्ट भी होता है। अब डायरेक्ट क्या होता है ये भी हमने देख लिया, इनडायरेक्ट क्या होता है हमने ये भी देख लिया। ठीक है, अब वाक्य में अगर मैं आपको कहूं कि हमें कब यूज करना है ही को, हिम को, शी को, हर को, दे को, देम को, देयर को कब यूज करना है वो हम लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे। क्या करेंगे वो हम लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे। तो होप आपको यहां तक क्लियर हो गया है कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। तो अब हम खेल लेते हैं पहले क्विज। ठीक है, क्विज खेल लेते हैं। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। तो पहला प्रश्न है द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, फाइंड द सब्जेक्ट। आपको कर्ता को ढूंढना है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2, द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली, फाइंड द प्रेडिकेट। आपको प्रेडिकेट को ढूंढना है। तो होप आपने अपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न में द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, किसके बारे में बात हो रही है ये सोचो दिमाग में, सूरज के बारे में। तो कर्ता कौन हुआ, सन। तो सब्जेक्ट ये है तो ए पार्ट हो गया करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली, फाइंड द प्रेडिकेट। किसके बारे में बात हो रही है, कुत्तों के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि जोर जोर से भौंक रहे हैं। तो यहां पर प्रेडिकेट में क्या आता है, प्रेडिकेट में क्रिया आती है और साथ ही साथ परिणाम आता है कि जोर जोर से भौंक रहे हैं। तो क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। तो इसी के साथ हमारा जो क्विज होता है वो खत्म हो जाता है। चलिए हम समराइज कर देते हैं। आज देखिए 1 मिनट रिवीजन के साथ हम समराइज भी कर देंगे। हमने जो सेंटेंस है उसको 2 भागों में बांटा है। ठीक है, पहले तो हमने सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर उसके बाद हमने देखा था स्टार्टिंग में हमने उसको टाइप्स को देखा और फिर हमने वर्ब को देखा है। तो इन चीजों को हमने देखा। तो इसी के साथ हमारा सेंटेंस का हम ये कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन 2 तो हो गई। जो टाइप्स बताए हैं ना वो क्लासिफिकेशन 2 है। ठीक है, तो ये हमने कर ली। तो अब होमवर्क देख लो पहले अपना। होमवर्क में आपको दिए हैं ये प्रश्न जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट भी प्रेडिकेट भी। तो दोनों चीजें लिखना कि ये सब्जेक्ट है ये प्रेडिकेट है। क्लियर हो गया आपको। तो अगला लेक्चर हमारा किस पे होने वाला है, अगला लेक्चर हमारा होने वाला है सेंटेंसेस पर। किस पर होगा, सेंटेंसेस पर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि दिस दैट देयर दोस का प्रयोग कहां कहां करा जाता है और कब हम ही को शी बोलते हैं, ही को हिज बोलते हैं, शी को हर बोलते हैं, आई को वी बोलते हैं और हम ये कह सकते हैं अस आर कहां कहां प्रयोग होता है। ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। थैंक यू सो मच। डाउट नेट पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।